वेलकम बैक बच्चों। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो ये टॉपिक जो दिख रहा है तुम्हें एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल से दो वर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, पर इनके डीप में बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए जो आप लोगों को नहीं पता होते। आप मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पे गलतियाँ करते हो। तो छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए। वैसे आपने 9th क्लास में सेम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और वो ये सब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जो मैं आगे टॉपिक आज कवर करूंगा वो सब आपने पढ़े हुए हैं। फिर भी 11th में यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का नाम है, तो ये सब टॉपिक दोबारा वहाँ ये लोग रिवाइज करवाते हैं एनसीईआरटी में, और फिर आपको आगे मूल कंसेप्ट में एडवांस प्रॉब्लम देते हैं जो आपने 9th में नहीं पढ़ी थी। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपन अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना मैटर का, वो एटम होता है। अब देखा जाए तो सबसे छोटा एटम तो रहा नहीं, क्योंकि एटम के अंदर आप लोग जानते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। पर ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग थी। पर जब बाद में तुम्हारी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो वो चीज़ फेल हो गई, ठीक है। पर फिर भी आज भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और वैलिड है, इसलिए ये थ्योरी आज भी पढ़ाई जाती है। तो अपन शुरू करते हैं एटम्स के अंदर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एटम, ठीक है। दुनिया में चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, सल्फर का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, सब किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। अब हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम होंगे, सल्फर के अंदर सल्फर के एटम होंगे, पर क्या होंगे? सब में एटम्स होंगे। और सब एटम्स का शेप होता है, अलग साइज होती है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे किसी में प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है। पर बेसिक चीज क्या है? एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, उसको बोलते हैं एटम, ठीक है। डाल्टन ने सेकंड पॉइंट बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाय एनी मीन्स, कि एटम क्या है? इंडिविजिबल है, एटम को अपन तोड़ नहीं सकते। और क्या है? एटम किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। पर ये चीज बाद में प्रूफ हो गई थी। पर बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए। उसके पहले तक ये थ्योरी सही थी कि एटम सबसे छोटा है और इंडिविजुअल है और आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर अब अपन उसको जानते हैं कि वो डिविजन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेपरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, द एटम ऑफ एन ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे मैंने अभी बोला, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो गिवन एलिमेंट में, अब जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम है ना, सब के सब सेम होंगे, साइज सेम होगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, उनके डायमेंशन सेम होंगे। पर वो ऑक्सीजन के जो एटम है उससे तो डिफर होंगे, ठीक है। तो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव द सेम मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टी ऑफ सच एटम आर आल्सो कॉल्ड सेम कंसेप्ट, ठीक है। जो एच के अंदर पूरा सेम, ओ के अंदर पूरे सेम, पर एच और ओ के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मास सेम होगा पर प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो सकती है ना, प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पर सल्फर से कंपेयर करूं ऑक्सीजन को तो उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। पर विद इन एटम बात करूं, विद इन एलिमेंट, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे सल्फर के, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ऑक्सीजन के, वो प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो तुम एटम खुद बना सकते हो, ना एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो कन्वर्ट होगा एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। जैसे अभी कोई एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आप चाहोगे कि सर ये तो ब्रेक हो जाएगा एच और एच में, अरे ब्रेक हो जाएगा, पर ये क्या होगा कि किसी और फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ब्रेक तो कर लिया एच और एच में, पर ये कहीं और जाके किसी और से रिएक्ट कर लेगा। जैसे अपन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, N2+3H2, यहाँ पे क्या बन जाता है? NH3, ठीक है। यहाँ पे एच हटा तो वो इनके पास जाके अटैच हो गया, ना तो वो नया एच कहीं से नहीं आया और ना ही यहाँ का एच हटा, बस वो एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में आ गया। तो तुम एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी यही चीज होती है, ठीक है। मास के नेगेटिव नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से एटम भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसका, when two or more, sorry ये लिखा हुआ है, when two or more elements combine to form compound, atoms of such element combine in a fixed and whole number ratio। जैसे सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपन ने दो एटम दिए, अभी अब ये क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होके क्या बनेंगे?
एक कंपाउंड बनाएंगे, तो ये बनाया H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। ठीक है, H2O2 बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो 1:1। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में कि आधा एटम मिलके कंबाइंड हुआ या 3/4 एटम कंबाइंड हुआ, एटम या तो पूरा कंबाइंड होगा, मतलब इंटीजर के फॉर्म में कंबाइंड होगा, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि आधा एटम, 1.5 एटम, 2.5 एटम। सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होंगे, फ्रैक्शन में इनके रेशियो नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि एटम एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि 10.5 9.5 या 0.5 0.6, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे, पहले भी पढ़ा हुआ होगा आपने 9th क्लास में। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। कुछ बुक्स में आपको एटॉमिक वेट के नाम से मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको एटॉमिक मास मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अभी एटॉमिक वेट होता क्या है, अब अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि एटम होता है, अभी अपन ने पढ़ा ना एटम, जैसे H का एटम, O का एटम, सल्फर का एटम। तो अब इन एटम का वेट कितना होगा, इन एटम का वेट कितना होगा, वो होता है एटॉमिक वेट, मास ऑफ एन एटम, उसको बोलता है एटॉमिक मास। अब ये डिफाइन कैसे होता है, अब देखो, आपको याद हो, अपन रेफरेंस लेते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे सपोज आप कहीं भी जाते हो कुछ परचेज करने वेजिटेबल, तो पर केजी के हिसाब से रेट चलता है, पर केजी। ऐसा कोई भी बोलेगा कि पर 2 केजी की रेट है, बोलेगा इतने रुपए किलो है, या लिक्विड लोगे तो इतने रुपए लीटर है। हमेशा रेफरेंस चलता है पर केजी का। अब उसमें आप मल्टीपल कर लो, अब आप 2 केजी ले रहे हो या 3 केजी ले रहे हो या 4 केजी ले रहे हो, तो *1 *2 *3 *4 हो जाएगा। एक रेफरेंस सेट हो जाता है पर केजी या पर लीटर। अब उसी के हिसाब से आपका रेट चलता है। जैसे गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का रेट चलता है 10 ग्राम के हिसाब से, पर 10 ग्राम। ठीक है, पर 10 ग्राम का रेट डेली पेपर में आता है कि सोने का भाव बढ़ा घटा, तो पर 10 ग्राम के हिसाब से रेट चलता है। तो एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है। इसी तरह से एटॉमिक वेट में भी क्या होता है, एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है। ठीक है, एक रेफरेंस सेट किया, और वो रेफरेंस है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसको डिफाइन किया 1 AMU के नाम से, एटॉमिक का A, मास का M और यूनिट का U, AMU। 1 AMU इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। कि कार्बन का जो एक एटम होगा ना, जैसे कार्बन है, अब कार्बन का एक एटम है, उसका जो भी मास होगा, उसके मास को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी ना, वो मेरी एक एटम की एक एटॉमिक मास यूनिट होगा, वो मेरा होगा 1 AMU। ठीक है, तो अब जब वो वैल्यू कैलकुलेट करी, अब कैसे कैलकुलेट करी, इसकी पूरी थ्योरी स्पेक्ट्रोमीटर से होता है, सब स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं उसको, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। पर जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो इतनी आती है, 1 AMU की वैल्यू आती है कि 1 एटम का जो मास होता है वो होता है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। केजी में अगर मैं बोलूँ तो -27 केजी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में -24 ग्राम है, तो आपको ये आता है 1.66 10⁻24 ग्राम। ये आपका 1 AMU की वैल्यू, इसकी 1 AMU की वैल्यू। अब सबसे छोटा एलिमेंट आपको याद हो तो हाइड्रोजन है ना, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो सबसे छोटा एटम भी आई थिंक हाइड्रोजन ही होगा। अगर छोटा एटम हाइड्रोजन है तो सबसे कम मास भी हाइड्रोजन का आएगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन। सबसे छोटा एटम भी हाइड्रोजन का ही होगा, तो सबसे कम मास भी हाइड्रोजन का होगा। तो मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, एक एटम लिया ना हाइड्रोजन का, उसका मास इतना छोटा होगा कि तो आप उसको देख भी नहीं सकते। उसका मास है इतना 1.67 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब 1 AMU ये था, और आपका एटम का मास इतना है हाइड्रोजन का। अब अगर मैं यहाँ पे AMU में वैल्यू निकाल लूँ तो मैं क्या करूँगा, इस फिगर से डिवाइड कर दूँ इसको। भाई ये मेरी ग्राम में वैल्यू है, ठीक है, मुझे AMU में निकालना है, तो 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं, तो इसमें कितने AMU होंगे, तो मैं इससे डिवाइड कर दूँ यूनिटरी मेथड यूज करके। जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो हाइड्रोजन के एक एटम की वैल्यू आएगी 1.008 AMU, पर अपन इसको अप्रोक्सी 1 AMU ही बोलते हैं, 1 AMU, या फिर शॉर्ट में 1U, U भी होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1U। अब इसी तरह से हीलियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 2, मास होता है 4, तो वहाँ हो जाएगा 4 AMU। तो ऐसे करते करते अपन हर चीज़ का मास AMU में निकाल सकते हैं, हर एटम का मास। ठीक है, हर एक एटम का मास अपन AMU में फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लूँ तो ऑक्सीजन का मास होता है 8 AMU, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, थोड़ी सी डेसिमल में आएगी। नाइट्रोजन का मास होगा अपना, नहीं
ऑक्सीजन का होगा 16 एमयू, कितना होगा 16 एमयू, एक एटम का होगा 16, नाइट्रोजन का होगा 28 एमयू, है ना। और आप एटम ले लो कार्बन, कार्बन का होगा आपका 12 एमयू। ऐसे ये वन एटम का मास है, किसका मास है ये, वन एटम का, ठीक है। वन एटम अलग चीज होती है, वन मोल अलग चीज होती है, ये वन एटम का मास है, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल वर्ड नहीं यूज करा मैं, ओनली वन एटम यूज कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये O2 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल मास हो जाएगा 32 एमयू, कितना 32 एमयू, और N2 में हो जाएगा 28 एमयू, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब आप लोगों को मैं दोबारा बोलूंगा कि प्लीज 9th क्लास की एक बार चैप्टर ये रिवाइज कर लो, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर, है ना। सेम सब चीज अपने वहाँ पढ़ी हुई है, तो आपको यहाँ टाइम लगेगा नहीं पढ़ने में, ठीक है। अगला टॉपिक अपना एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, आप लोगों ने एक नाम सुना हो आइसोटोप या आइसोबार का। आइसोटोप या आइसोबार का आपने नाम सुना हो तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप। अब मास नंबर डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कार्बन जैसे आपको 12 मास में मिलता है, कार्बन आपको 13 मास में मिलेगा, कार्बन आपको 14 मास में ही मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे कार्बन 12 लिया था, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 3 फॉर्म प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट है 98%। अभी मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा दूंगा, ये आपका होगा 2% से भी कम, ठीक है, और ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसा आइसोटोप प्रेजेंट है। अब आपको इनका एवरेज निकालना है। इसकी बात करूंगा जिसका मास आएगा 12, इसका आएगा 13, इसका आएगा 14, तो आपको एवरेज निकालना है, तो उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप द रिलेटिव अबंडेंस। अब क्या होगा, सबकी परसेंटेज अलग अलग है, हो सकता है 12 वाला ज़्यादा हो, ये कम हो, सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, तो अपन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लो, एक डेटा देखो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में, वहाँ पे देखो आपको 12 एमयू वाला जो परसेंटेज है वो है 98.8, ठीक है। 13 वाला जो गिवन है वो है 1.18, और जो 14 वाला है वो तो बहुत कम है, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल है। अब आपको इसका एवरेज निकालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि 12 वाला मैं ले लूँ, नहीं, 12 वाला तो 98 है ना, पर ये इनका भी तो काउंट होगा, तो जो एवरेज आएगा वो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना आएगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 वाले को मैंने यू लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट 4 नहीं है, यू है। 12 वाले को मल्टीप्लाई किया उसके परसेंटेज से, 13 वाले को मल्टीप्लाई किया उससे परसेंटेज से, 14 वाले को मल्टीप्लाई किया उसके परसेंटेज से, तीनों को सम किया तो ये उसका आ गया एवरेज। कुछ बुक्स में क्या होगा, या मैंने परसेंटेज को 0.98 लिखा है, कुछ बुक्स में 98.8 लिख के पूरी क्वेश्चन को 100 से डिवाइड कर देगा, तो बात एक ही, कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास। अब बात करूंगा मैं मॉलिक्यूल के मास की, ठीक है। अब तक मैं बात कर रहा था एटम के मास की, अब बात करूंगा मॉलिक्यूल के मास की। जैसे मैंने बोला था ना, O2 का मास होगा 32 MU, क्योंकि वहां पे एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, ठीक है। तो जब भी मैं मॉलिक्यूल का मास निकालूंगा तो उसको एटॉमिक मास नहीं, उसको बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इट इज द सम ऑफ, सम आएगा, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे मिथेन का मॉलिक्यूल, उसमें होगा CH फॉर फार्मूला, तो वहां पे एक एटम तो है आपका कार्बन का, 4 एटम है आपके ऑक्सीजन के, तो कार्बन का मास हो गया 12U और इसका हो गया 4 × 1U, टोटल हो जाएगा 16U। एग्जाम्पल हो जैसे अमोनिया, इसमें 1 एटम है नाइट्रोजन का, इसका मास होता है 14U। आई थिंक आप लोगों को मास नंबर याद होंगे, नहीं याद है तो प्लीज मास नंबर 1 to 20 तक एलिमेंट्स के मास नंबर याद कर लीजिए, आपको किसी भी बुक में मास नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिए कमेंट्स में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे मास नंबर लर्न नहीं कर पा रहा क्योंकि 11th क्लास में आके मास नंबर लर्न करवाना मतलब वाली बात नहीं है, 9th में बहुत याद करेंगे आपने, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 × 1, क्योंकि 3 एटम है, हो जाएगा 17 MU, या फिर मैं बोलूँ 17U। अब मैं एग्जाम्पल लूँ किसका, बहुत सारे, जैसे CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, टोटल करोगे तो हो जाएगा आपका ये 52 and 48 हो जाएगा 100 MU। तो ये इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, किसका मास है, एक मॉलिक्यूल का। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, सबका मास हट गया तो 1 मॉलिक्यूल का मास आ गया। किसी ने बोला 10 मॉलिक्यूल का मास निकालो CaCO3 का, इसका 10 मॉलिक्यूल का, तो क्या करोगे तुम,
100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलेंगे इसमें 1000 एमयू मास है। अब कोई बोले कि इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, किसमें कन्वर्ट करो, ग्राम में। अब मुझे पता है 1 एमयू में कितने ग्राम होता है, 1 एमयू में ग्राम होता है 1.66 10 to 1-24 ग्राम। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मूला मास। अब देखो कुछ चीजें क्या होती है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो फार्मूला की फॉर्म मतलब वो एक यूनिट होता है उनका, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। समझो एग्जांपल्स है, सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ऐसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होता कि सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल आपको मिल गया, नहीं, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स मिलेंगे। एक सोडियम के आसपास बहुत सारे क्लोरीन, उस क्लोरीन के आसपास बहुत सारे सोडियम। आपको डायग्राम दिखेगा यहाँ पे, उसमें समझ में आ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वहां तो पूरा यूनिट है। पर वहां मैं बात करूं मॉलिकुलर मास की तो मैं वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ एक पूरा कंबाइंड बल्क है, पर उसके अंदर जो NaCl का एक यूनिट है ना, उसके मास को मैं बोलूंगा फॉर्मूला मास। क्या बोलूंगा उसको, फॉर्मूला मास। से 6 पढ़ो, some substance such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constant units. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass. As is the solid state, sodium chloride does not exist as single entity. ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप में बहुत सारे ऐसे होंगे एटम्स। तो इसमें एक NaCl लेंगे, उसका मास निकालेंगे, सोडियम का होगा 23, 35, आंसर वही आएगा। बात तो वही है, मैं एटॉमिक का मास ही तो ऐड कर रहा हूँ ना, पर टर्म अलग यूज करेंगे, फॉर्मूला मास, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास। इसी तरह से MgCl2 भी क्या होता है, फॉर्मूला मास बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड है। Mg का होगा आपका 24, क्लोरीन का होगा 35.5, इंटू 2 करूँगा तो 70 बनाएगा, स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा बताओ, 95 मास आ जाएगा इसका, 95 एमयू एक फॉर्मूला का मास है। ठीक है, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। इसी तरह से यहाँ जितनी यूनिट होंगे उसका मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको सिंपल बेसिक से टर्म समझ में आए होंगे, क्योंकि अब चैप्टर बहुत अच्छे टर्न पे आ गया। अब मूल कंसेप्ट आपका शुरू हो ही जाएगा, तो वहाँ बहुत मजा आने वाला है। और पूरे चैप्टर की जान मूल कंसेप्ट ही है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनाने में मूल कंसेप्ट ही काम में आएगा। तो प्लीज जुड़े रहिए, इसको रिवाइज करिए, एक बार NCERT से पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, वो सॉल्व करिए। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।